नमस्कार मित्रों। कल मैंने रूस की क्रांति के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि उसका पहला भाग था। आज हम दूसरे भाग में रूस की क्रांति के परिणाम और प्रभावों के बारे में बातचीत करेंगे। उसके अलावा मुख्य रूप से आज जो विषय हमने चुना है रूस की क्रांति के परिणामों और प्रभावों की संक्षिप्त जानकारी आपको देते हुए मुख्य रूप से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर रूस की बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा था, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रूस की क्रांति यूरोप के ही इतिहास की नहीं बल्कि विश्व के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी, एक युगांतरकारी घटना थी जिसने केवल रूस को ही नहीं बल्कि फ्रांस की क्रांति की तरह इसने पूरे विश्व को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। तो मित्रों, बहुत सारे लोग जैसे इतिहासकार H.G. वेल्स हैं, उन्होंने तो रूस की क्रांति को इस्लाम के उदय के उपरांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना बता दी है। उनका ये कहना है कि इस्लाम के उदय के बाद अगर इतिहास में, विश्व के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई तो वो रूस की क्रांति थी जिसने दुनिया को इतना प्रभावित किया। इसी तरह से प्रोफेसर लास्की हैं, वो तो और पीछे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जानी चाहिए रूस की क्रांति को, क्योंकि इसने एक तरह से जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताना बाना जो था रूस का, उसमें तो बदलाव किया ही, विश्व के दूसरे देशों पर भी प्रभाव डाला। मित्रों, रूस की क्रांति के उपरांत अभी बहुत सारा काम बाकी रह गया था। ऐसा नहीं था कि रूस की क्रांति के बाद जो है सारा काम खत्म हो गया। अभी तो लेनिन और ट्रॉट्स्की वगैरह जो बोल्शेविक नेता थे जिनके अंतर्गत ये क्रांति हुई थी, उनके सामने अभी बहुत कठिनाइयाँ थीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस क्रांति को उन्हें जीवित रखना था और इसे अस्थायित्व प्रदान करना था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो लोग अभी बहुमत में नहीं थे, अभी वो लोग माइनॉरिटी में थे। बोल्शेविक लोग जो है, अभी बहुत सारे उनके जो विरोधी थे, उनके विरोधी जो है वो रूस में मौजूद थे। तो इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अधिकांश जो रूस की जनसंख्या थी, जो जनता थी, उसे अपने झंडे के तले ले आना था और एक अस्थायी शासन का निर्माण करना था। दूसरी बात ये थी कि उनको एक ऐसी सरकार का निर्माण करना था जो उन सारी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरी उतरे जिसका नारा देकर के वो आए थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा या साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित सरकार होती है, जिसमें एक वर्ग विहीन समाज के निर्माण करने की बात कही जाती है, जिसमें सबको समान रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार के अधिकार मिलें, तो उन्हें इस तरह के सरकार की स्थापना करनी थी। तो इसलिए उनके सामने अभी कठिन काम था और इसके लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत थी और उसके अलावा जो है उन्हें लोगों के साथ की ज़रूरत थी। सबसे बड़ी चीज़ सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो इसीलिए पावर में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, लेनिन ने जो है वो सेंट्रल पावर्स के साथ बातचीत प्रारंभ कर दी। जैसे उसने जर्मनी के साथ एक संधि की जिसे बोलते हैं लिटोव्स्की संधि, ट्रीटी ऑफ लिटोव्स्क। ये संधि जो हुई थी, इसके द्वारा हालांकि ये रूस के लिए तो एक अपमानजनक संधि थी। इसमें जो रूस को अपने बहुत सारे इलाके जो है वो छोड़ देने पड़े थे, लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात यह थी कि क्रांति को सुरक्षित रखना, क्रांति के सिद्धांतों को सुरक्षित रखना,
यह रूस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इसीलिए जो है लेनिन के जो समर्थक थे, लेनिन को जो सपोर्टर्स थे, वो कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार थे, किसी भी प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार थे। तो लेनिन के सामने सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार जो है उसे एक नई सरकार का गठन करना था। मार्क्सवाद का जो सपना था वो रूस में आके आप कह सकते हैं कि पूरा हुआ। लेनिन ने कुछ, यहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार से तो मैं नहीं बता सकता हूँ, केवल आप इतना समझ लें कि लेनिन ने जो व्यक्तिगत संपत्ति थी वो व्यक्तिगत संपत्तियों को ख़त्म कर दिया। उसने सारी ज़मीनें ले ली। ज़मीनें जो है वो किसानों में बांट दी गई, और जिससे कि वो राज्य की सहायता से, मतलब वो सारी ज़मीनें एक करके जो है इस तरह से सहकारी खेती वगैरह की शुरुआत की गई, जो कि आप जब पढ़ेंगे कि किस तरह से क्रांति के बाद सरकारों ने काम किया तो उनमें ये सब बातें आएंगी। फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स वगैरह जो थे, जो कारखाने थे, वर्कशॉप्स थे, जो है उनको सरकार ने अपने अधीन कर लिया, और बिना किसी तरह का मुआवजा दिए उन्होंने जो है इन कारखानों को, फैक्ट्रियों को अपने अधीन कर लिया। इसी तरह से बड़े बड़े जमींदारों की ज़मीनों को अपने अधीन कर लिया। जो है लेबर जो था वो वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल सिटीजन्स, जो श्रम था वो सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। और जितनी जो कर्जे वगैरह थे वो पुरानी सरकारों द्वारा जो लिए गए थे उनको अमान्य कर दिया गया। इसी तरह से चर्च के प्रभाव को भी समाप्त किया गया। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो बोल्शेविक शासन था वो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया, बहुत बड़ा, और इसके लिए आवश्यक था कि लोगों में डर हो। बिना डर पैदा किए, बिना डर के, जैसे फ्रांस की क्रांति में एक रेन ऑफ टेरर आया था, उसी तरह से जो है यहाँ भी बोल्शेविकों ने जो है एक रेन ऑफ टेरर की स्थापना की, क्योंकि जो आकस्मिक परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों के लिए ये आवश्यक था कि उनको समर्थन मिले उसके लिए। तो जो बोल्शेविक लोग थे इनका समर्थन जो है केवल मजदूर और जो गरीब किसान थे, जो भूमिहीन किसान थे, वही कर रहे थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे ज़मींदार थे रूस में, बहुत सारे व्यापारी थे, बहुत सारे जो धार्मिक वर्ग के लोग, जिसे आप क्लर्जी मैन कहते हैं, ऐसे लोग थे। तो ये सब लोग जो है वो इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। वो बोल्शेविकों के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और वो इस पक्ष में नहीं थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को या व्यक्तिगत संपत्ति वगैरह को जो है समाप्त कर दिया जाए। और इन वर्गों के, खास करके ज़मींदार वर्ग के या जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग थे या क्लर्जी थे, तो इनका जो विशेषाधिकार था वो समाप्त हो रहा था। तो इसलिए ये लोग जो है काफ़ी परेशान थे। तो इसलिए ऐसे लोगों को दबाने के लिए फिर दूसरे मेंशेविक दल के लोग भी थे, जो मेंशेविक एक्टिविस्ट थे, वो लोग भी सक्रिय थे। तो इसलिए ऐसे लोगों को दबाने के लिए, ऐसे लोगों के विद्रोहों को समाप्त करने के लिए, विरोध को कह लीजिए समाप्त करने के लिए, एक ट्रिब्यूनल के अंतर्गत, जिसे चेका कहा जाता था, हजारों लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। हजारों लोगों को जो है मार डाला गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो है जिनको या तो उनकी हत्या कर दी गई या उनको साइबेरिया भेज दिया गया। तो इस तरह से जो है विरोध के लिए कोई स्थान नहीं था बोल्शेविक शासन में। विदेशों की भी समस्या थी। बहुत सारे जो विदेशी लोग थे, यानी कि जो यूरोप के, पूरे यूरोप के और दुनिया के जो दूसरे देशों में थे, वहाँ भी रूस की क्रांति के बाद जो है, जब समाजवादी शासन की स्थापना हुई, यानी कि कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई, तो उन देशों में भी खतरे की घंटी बजने लगी। वहाँ के भी जो
मज़दूर वगैरह थे, वहाँ के भी जो फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह थे, ये सब लोग जो है वो एक तरह से आप कह लीजिए कि उन्हीं सुविधाओं की मांग करने लगे जिस तरह की सुविधाएं जो है रूस में मज़दूरों, किसानों वगैरह को मिल रही थी। तो उनके अंदर भी एक भय सा छा गया था। पहले तो उन लोगों ने ये सोचा कि धीरे धीरे ये जो बोल्शेविक क्रांति है वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, कुछ दिनों में अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और धीरे धीरे रूस जो है उसने अपने आप को युद्ध से अलग किया और अपने आप को वो धीरे धीरे स्थायित्व प्रदान करता चला गया जो है। तो मित्रों, अगर हम देखें तो बोल्शेविक क्रांति के जो परिणाम थे वो कई तरह के परिणाम थे। हम उनको समझने के लिए कह सकते हैं कि 2-3 वर्गों में बांट सकते हैं। हम उन्हें राजनीतिक परिणाम कह सकते हैं, आर्थिक परिणाम या सामाजिक परिणाम भी कह सकते हैं। अलग अलग हम इस पर विचार कर सकते हैं। तो जहाँ तक राजनीतिक परिणामों की बात है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो केरेंस्की सरकार थी उसका पतन हो गया था, बोल्शेविक शासन की स्थापना हो गई और एक तरह से रूस में जो है वो पहली बार, रूस में ही क्या दुनिया में पहली बार जो है कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर एक मार्क्सवादी सरकार की स्थापना हुई। रूस जो था उसने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया, क्योंकि बहुत दिनों से जो सैनिक थे वो थक चुके थे, रूस के सैनिक, इसीलिए उन्होंने क्रांति में भाग लिया था। वो एकदम विपन्न थे, उनकी हालत दयनीय थी, रोटी तक नहीं मिल रही थी, उनके पास युद्ध के साजो सामान नहीं थे, इसलिए वो बहुत पहले से, क्रांति होने के पहले से ही जो है युद्ध से दूर भागने की बात कर रहे थे। तो इस तरह से जो है शांति, रोटी और भूमि का जो नारा था, इस नारे में भी आप देखिए शांति शब्द है। शांति शब्द का मतलब क्या हो गया कि वो युद्ध नहीं चाहते थे, वहाँ की जनता जो है युद्ध के विरुद्ध हो गई थी। तो इसलिए जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जर्मनी से मार्च 1918 में लिटोवस्की की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि कर ली रूस ने और अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि उसको नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने नुकसान की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो शांति के लिए और स्थिरता के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। मित्र राष्ट्र जो थे वो बहुत असंतुष्ट थे, और क्योंकि जर्मनी के साथ रूस ने जो है बिना उनसे परामर्श लिए, बिना उनसे सलाह लिए संधि कर ली थी। तो इसलिए जो है प्रारंभ में जो मित्र राज्य थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि जो थे, ये रूस से नाराज भी हुए, लेकिन रूस ने उसकी परवाह नहीं की। तो मित्रों, बहुत हिम्मत का काम था इस समय जो है जो बोल्शेविक नेता थे उनके लिए, क्योंकि उनके सामने केवल घर की समस्या ही नहीं थी, घर में तो सिविल वार एक तरह का चल ही रहा था, वो उससे पीड़ित थे। साथ ही साथ जो बाहर के जो उनके शत्रु थे वो भी नहीं चाहते थे कि साम्यवादी सरकार बने रूस में, क्योंकि अगर साम्यवादी सरकार सफल हो गई तो उनके यहाँ अपने लिए भी खतरा उत्पन्न हो रहा था। मित्रों, ये जो सरकार बनी बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप, तो इस क्रांति में लोगों को सुविधाएं तो मिली, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन जो असहमत लोग थे, जो सहमत नहीं थे इस क्रांति से, उनका कड़ाई से दमन भी किया गया। लेकिन किसी तरह की नागरिक स्वतंत्रता लोगों के पास नहीं थी। न वो भाषण दे सकते थे, न वो कोई लेख लिख सकते थे, न कोई संगठन बना सकते थे। आस्था वगैरह की बात, जो धार्मिक आस्था वगैरह थी, उसका भी कोई महत्व, कोई मूल्य नहीं रह गया था। हालांकि ये सारी स्वतंत्रताएं पहले थीं, और जो तथाकथित जो बोल्शेविक नेता हैं उन्होंने भी जो है इन स्वतंत्रताओं का उपभोग किया था, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने इन स्वतंत्रताओं का अंत कर दिया। और तो
एक तरह से इसको कहा गया जो है लाल आतंक। लाल आतंक जो है, और तो उन्होंने लाल आतंक के द्वारा अपने सारे विरोधियों का पूरी तरह से दमन किया और बहुत सारे लोगों को यमलोक भेज दिया गया, बहुत सारे लोगों को बंदी गृहों में डाल दिया गया, बहुत सारे लोगों को साइबेरिया भेज दिया गया। तो इस तरह से जो है देखा जाए तो जो बोल्शेविक नेता थे जो है उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि उनको एक जिद थी कि हमें साम्यवादी शासन की स्थापना करनी ही है, वो चाहे लेनिन हो, चाहे आगे चल के स्टालिन हो, चाहे जो भी हो। यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने साथियों, अगर उनके साथियों ने भी विरोध किया जो क्रांति में हिस्सेदार थे, तो उनका भी अंत करने में हिचके नहीं, जैसे स्टालिन ने जो है ट्राटस्की का अंत करवा दिया था। तो रूस जो है वो आगे चल कर के धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि उसका एक विश्व शक्ति के रूप में उदय हो गया, और धीरे धीरे जो है जो बोल्शेविक क्रांति थी वो बोल्शेविक क्रांति भी आगे चल कर के अगर आप देखें जो कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी, जिसमें यह कहा गया कि सर्वहारा वर्ग को शासन का अधिकार मिल गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह भी अधिनायकवाद में तब्दील हो गया, अधिनायकवाद में परिवर्तित हो गया। आगे चल कर के आप देखते हैं कि वहाँ के जो नेता थे जो है वो भी एक तरह से सर्वसत्तावाद में विश्वास करने लगे और अधिनायकों की तरह से व्यवहार करने लगे, बिना उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं खड़क सकता था। इस तरह की बातें जैसे बहुत लोगों ने लिखा, जॉर्ज ऑरवेल ने एक नॉवेल लिखा था एनिमल फार्म। एनिमल फार्म में उन्होंने जो है वो जो रूस की जो शासन प्रणाली थी, जो वहाँ की व्यवस्था थी, उसका बड़ा अच्छा प्रतीकात्मक चित्रण किया है अपने नॉवेल में। कभी आपको समय मिले तो आप उसको पढ़िए। हालांकि इसके सामाजिक परिणाम कुछ अच्छे भी हुए, जैसे स्त्रियों की दशा में सुधार किया गया, उनको भी जो है शिक्षा का अधिकार मिला, उनको भी मताधिकार दिया गया, उनको भी आजीविका कमाने का अवसर दिया गया और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए उनको प्रेरित किया गया। सर्वहारा वर्ग जो था वो पहले दबा कुचला वर्ग था, जो कुलीन वर्ग के लोग थे या उच्च वर्ग के लोग थे, जो बुर्जुआ वर्ग के लोग थे, वो सर्वहारा वर्ग को दबा करके रखते थे। लेकिन क्रांति के बाद इस तरह की व्यवस्था हुई कि धीरे धीरे जो है जो एक वर्ग विहीन समाज के निर्माण की दिशा में रूस अग्रसर हुआ और काफ़ी हद तक जो है उसमें सफल भी हुआ वर्ग भेद वगैरह को लुप्त करने में। और इसी तरह से जो वहाँ पे शिक्षा वगैरह की व्यवस्था की गई रूस में, वो शिक्षा वगैरह की व्यवस्था भी इस तरह से की गई कि जिसमें बोल्शेविकवाद के जो मुख्य सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था विद्यार्थियों को, जिससे शुरू से ही वो उस विचारधारा के हो जाएं। और तो इस तरह से हर माध्यम से धर्म में साम्यवादियों की आस्था बिल्कुल भी नहीं रहती थी कभी भी, तो इसलिए जो है वो उनको जो धार्मिक विचारधारा थी या आध्यात्मिक विचारधारा थी उससे वो दूर ही रहते थे और कोशिश करते थे कि जो उनकी जो प्रजा है, उनकी प्रजा भी जो है इस तरह के जो विचार हैं उससे दूर रहें, यानी कि आध्यात्मिक विचारों से दूर रहें, नास्तिक बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपने कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध उक्ति तो सुनी ही होगी कि वो ये कार्ल मार्क्स ये कहता था कि धर्म जो है वो अफीम की तरह से काम करता है। तो इस तरह से जो है उन्होंने ऐसा सिद्धांत बनाया कि चर्च को राज्य से अलग कर दिया गया, चर्च को राज्य से और साथ ही साथ जो है पुराने समय में आप देखते हैं कि चर्च जो है शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जो पादरी वगैरह थे वो लोगों को शिक्षित किया करते थे, लेकिन अब उनको जो है वो शिक्षा से भी अलग कर दिया गया। तो इस तरह से जो है बहुत सारी बातें हुई, जो अंधविश्वास वगैरह थे, जो दुनिया भर के टैबूज वगैरह थे समाज में व्याप्त थे, उन सबको भी
समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसी तरह से अगर हम आर्थिक परिणामों की बातचीत करें तो हम ये देखते हैं कि जो मुख्य, जैसे हमने आपको क्रांति के कारणों में ही बताया था कि उनके जो विरोधी कौन थे, उनके विरोधी जो थे वो सामंत वर्ग के लोग थे। पहले जो क्रांति हुई बुर्जुआ वर्ग की क्रांति हुई, बाद में बुर्जुआ वर्ग की क्रांति जो है सर्वहारा वर्ग में बदल गई, तो बुर्जुआ वर्ग भी विरोधी हो गया। जो बड़े बड़े जो धार्मिक वर्ग के लोग, क्लर्जी मैन जो थे, वो भी उनके विरोधी थे। तो पूंजीपति जिनके हाथ में सारी फैक्ट्रियां, कारखाने वगैरह थे, तो वो लोग भी जो है इनके विरोधी थे। तो इस तरह से इन विरोधियों का अंत किया गया और आर्थिक समानता की स्थापना की गई और औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। और जो रूस जो है औद्योगिकरण में काफ़ी पिछड़ा हुआ था पहले, क्रांति के पहले, तो औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। साम्यवादी विचारधारा के अनुसार उद्योगों को विकसित किया गया और धीरे धीरे इसके परिणाम भी निकले और रूस जो है वो प्रमुख औद्योगिक देशों में उसकी गिनती होने लगी आगे चल करके। और इसके कारण जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, जो कृषक थे, इन सब के भी जो जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया। तो इस तरह से मित्रों, अगर आप ये देखें तो जो रूस की क्रांति का जो परिणाम था वो मैंने संक्षेप में आपको बताया। इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। तो ये परिणाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। अब मैं बात करूँगा कि हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर रूस की बोल्शेविक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ भी आप देखते हैं कि वामपंथ जो है वो एक मजबूत विचारधारा के रूप में काफ़ी समय से व्याप्त है। रूस की क्रांति के बाद से ही भारत में भी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और यहाँ भी धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन आए, तो उनकी चर्चा हम करेंगे। तो मित्रों, बोल्शेविक क्रांति ने जो एक क्रांतिकारी प्रक्रिया शुरू की पूंजीवाद वगैरह के खिलाफ और समाजवाद की वकालत की, तो उसके असर से भारत भी अछूता नहीं रहा। इस क्रांति के जो नारे थे उसमें उन नारों ने दुनिया के हर देश के किसानों को और मजदूरों को, खास करके उन देशों में जो देश गुलाम थे उस समय, उन देशों के जो सर्वहारा वर्ग के लोग थे। सर्वहारा वर्ग का मतलब, इसका अर्थ यही समझ लीजिए कि जो सब कुछ हार गया हो, जिसके पास कुछ ना हो। जैसे कार्ल मार्क्स कहा ही करता था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है सब पाने के लिए ही है। तो इसलिए जो भी सर्वहारा वर्ग था, जहाँ जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे, तो सर्वहारा वर्ग के बीच में जब ये रूस की क्रांति का प्रचार प्रसार किया गया, तो उनके भीतर एक उम्मीद जगी। उन्हें ये लगा कि हाँ, अब हमारी स्थिति में भी सुधार आ सकता है। तो इसलिए भारत जैसे एशियाई देशों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। विदेशी शासन से जो मुक्त होने का आंदोलन, हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, वो जोर पकड़ने लगा। 1904-05 में ही जब रूस और जापान का युद्ध हुआ था, जिन दिनों जापान अपना आधुनिकीकरण कर रहा था, जापान का एक आधुनिक विश्व शक्ति के रूप में उदय हुआ था, तो उस समय रूसी जापानी युद्ध ने पश्चिमी शक्तियों की जो अजेयता थी उसका भ्रम तोड़ दिया था। पहले ऐसा माना जाता था कि नहीं, यूरोपियंस को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन जापान ने उनको हरा दिया था। तो उस समय से ही भारत में जो है एक नई सोच, एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई थी और यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो ये मानने लगे थे कि हम भी जो है अगर कोशिश करें तो हम भी जो है अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं, क्योंकि जापान तो बहुत छोटा सा देश था, हम तो बहुत बड़े देश हैं। और जब 1917 की रूस की क्रांति हो गई,
तो इस क्रांति ने भारतीयों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि जिस प्रकार से रूस में जारशाही, निरंकुश जारशाही का अंत कर दिया गया, उसी प्रकार से अगर भारतीय लोग चाहें तो भारतीय लोग भी एकजुट होकर के अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा सकते हैं, अंग्रेजी शासन का खात्मा कर सकते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं। तो इस क्रांति से भारत में समाजवादी विचारधारा प्रस्फुटित हुई तथा तिलक, गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे वो भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे। हालांकि इन सभी नेताओं का जो समाजवाद था वो अलग तरह का समाजवाद था। वो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि समाजवादी विचारों को अपनाने का उनका तरीका भिन्न था, अलग था। अब भारत में जो ढेर सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी अंग्रेज़ों के आने के बाद, अब रूस की क्रांति होने के बाद रूस की क्रांति के समर्थन में उनमें भी लेख लिखे जा रहे थे। इस प्रकार से के जो विचार थे वो अंग्रेजी सरकार को और पूंजीपतियों को और जमींदारों वगैरह को पसंद नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इस तरह का विचार जो है वो उनके लिए खतरा पैदा कर रहा था। अंग्रेज सरकार ने 1919 के कानून के अनुसार शासन सुधार की व्यवस्था की, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, तथा साथ ही साथ सरकार ने रूस की क्रांति के प्रभाव से भारतीयों को दूर रखने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने कुछ नियम कानून भी बनाए। अब एनी बेसेंट, मॉन्टेस्क्यू, चैम्बरलेन आदि इस तरह के लोग थे जिन्होंने अपने लेखों से अंग्रेज सरकार को एक तरह से चेतावनी दी, उन्हें सचेत किया। तो अंग्रेज नौकरशाही पर इस क्रांति का प्रभाव काफ़ी अधिक पड़ा। अंग्रेज नौकरशाही जो थी वो जानती थी कि अगर ये क्रांति भारत में हो गई तो इसका क्या परिणाम हो सकता था, इसीलिए उन्होंने अपने स्वामियों को इस बात से अवगत कराया। भारतीय होम रूल आंदोलन, जो कि स्वराज के नाम से भी जाना जाता था, जो तिलक ने चलाया था, होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट ने भी चलाया, तो ये पहले न्याय के सिद्धांत पे आधारित था। इस क्रांति के प्रभाव में ये आंदोलन उग्र हो गया। जैसे रूस के लोग जो थे वो उग्र हो गए थे, उसी तरह से यहाँ के लोग भी उग्र होने लगे। लेनिन और मार्क्स के विचारों और उनकी घोषणाओं को बहुत सारे अखबार जो है वो प्रमुखता से छापते थे। जैसे यहाँ का अखबार था ट्रिब्यून और दैनिक मित्र। इन अखबारों ने जो है इनके विचारों को बहुत प्रमुखता से छापा, और तो इन विचारों को लोगों ने पढ़ा। लोगों में पढ़ने के बाद एक नया जोश आया रूस में। लेनिन के द्वारा जनता को दिए गए जो अधिकार थे, उन अधिकारों ने एक तरह से कह लीजिए कि जो तमाम यूरोपीय शक्तियां थी उनकी नींद उड़ा दी थी। और जब ये बातें यहाँ के अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में लिखी जाने लगी तो यहाँ भारत में भी अंग्रेज़ों की नींद उड़ गई और उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि ये घोषणाएं लिखित रूप में भारत में न पहुँचने पाएँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता अंग्रेज सरकार के दमन नीति की तुलना रूस के निरंकुश जार से करने लगे। हालांकि इस समय तक बोल्शेविकवाद जो था उसका स्वरूप भारतीयों के सामने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, लेकिन अफवाहों में भी बड़ा दम होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अरे यहाँ तो वो हो गया, रूस में तो ऐसा हो गया, यहाँ वैसा हो गया, उन्होंने अपने निरंकुश राजा को उखाड़ फेंका, ये कर दिया। तो इस तरह की बातें भारत में आ रही थी और उनको हवा दे रहे थे जो यहाँ के जो नेता थे, जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नेता थे। तो 1919 के तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध का जो दायित्व था उसका इल्ज़ाम जो है अंग्रेज़ों ने बोल्शेविकवाद पर थोपा, और अंग्रेज़ सरकार ने भारतीय नेताओं से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें
और बोल्शेविकवाद के खतरे से एकजुट होकर लड़ें, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि बोल्शेविकवाद रूस में सफल हो, क्योंकि उनको ये डर था कि इसकी हवा इंग्लैंड भी पहुंचेगी एक दिन। तो जब अंग्रेजों ने ये कहा कि हमें बोल्शेविकवाद के खतरे से एकजुट होकर लड़ना है, तो महात्मा गांधी ने इस पर जवाब दिया कि मैंने कभी भी बोल्शेविकवाद के खतरे को महसूस ही नहीं किया। ये महात्मा गांधी का कहना था कि हमने तो बोल्शेविकवाद के खतरे को महसूस ही नहीं किया, तो उससे लड़ने की क्या बात है। कोई भी भारतीय सरकार इससे क्यों घबराती है। तो रूस की नई सरकार ने साम्राज्यवाद को खत्म करना अपना मुख्य मुद्दा बनाया तथा सभी परतंत्र देशों को स्वतंत्रता आंदोलन की स्वीकृति देते हुए जार द्वारा दूसरे देशों से किए गए सभी मसौदे और अनुबंध रद्द कर दिए गए। जार ने जो भी समझौते वगैरह किए थे दूसरे देशों से, बोल्शेविकों ने उनको रद्द कर दिया। तो नए क्रांतिकारी विचारों के कारण भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी आप कह सकते हैं कि एक नई दिशा मिली। मित्रों, भारतीय जो समाज था उस समय, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो भारतीय समाज में एक खलबली मची हुई थी, क्योंकि जब भी कुछ नए विचार आते हैं और अगर वो विचार इस तरह के हों कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर दें, तो उसका असर होता है। अंग्रेज सरकार को 1920 में ऐसा संदेह हुआ कि भारत में बोल्शेविक प्रचार के लिए रूसी रूबल भेजा जा रहा है, यानी रूबल वहाँ की मुद्रा है। तो अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अफसरों और आज्ञाकारी भारतीय राजाओं आदि को साम्यवाद के प्रसार को रोकने तथा साम्यवाद के प्रति घृणा उत्पन्न करने का आदेश दिया। सरकार ने भारत पर रूस के आक्रमण का भय दिखाया कि आप जानते नहीं हैं, बोल्शेविक बड़े खतरनाक हैं, वो भारत पे आक्रमण कर देंगे। तो जनता में इस तरह का भय फैलाने की कोशिश की। और यह भी बताया गया कि रौलट कानून तथा तीसरा अफगान युद्ध भी, ये भी जो है वो रूस के प्रचार की ही देन है। किंतु मित्रों, जो तत्कालीन प्रमुख नेता थे उस समय के, जैसे लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, CR दास थे, सत्यमूर्ति थे, चमन लाल, AR रंगाचारी, लाला गोवर्धन दास, हसरत मोहानी, गणेश शंकर विद्यार्थी, रमाशंकर अवस्थी, हेमंत कुमार इत्यादि अनेक नेता थे जो बोल्शेविकवाद को किसी न किसी रूप में स्वीकार करते थे, यानी कि उसके सिद्धांतों को स्वीकार करते थे। गांधी और उनसे प्रभावित नेता समाजवादी विचारों को मानते थे, लेकिन हिंसा के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी जो है वो हमेशा ये कहते थे कि एंड डज नॉट जस्टिफाइज द मीन्स। उनका ये कहना था कि साध्य और साधन जो है वो दोनों ही पवित्र होने चाहिए थे। मार्क्स के सिद्धांत में ऐसा नहीं था, वहाँ तो ये था कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। लेकिन गांधी जी इस चीज़ को नहीं मानते थे। वो कहते थे एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स। साध्य साधन का नियामक नहीं है, साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। तो इसलिए जो गांधीवाद के समर्थक थे वो समाजवाद में तो विश्वास रखते थे, लेकिन हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। रूसी क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव विदेशों में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों पे पड़ा और उन्होंने रूस के साथ सीधे संबंध स्थापित किए। जैसे आप गदर पार्टी का नाम आप सबने सुना ही होगा। गदर पार्टी ने रूस की क्रांति के तुरंत बाद ही भारतीय क्रांतिकारियों से अपील की कि वो रूस की क्रांति से प्रेरणा ग्रहण करें और रूस की जनता के समान वो भी भारत को अंग्रेजों से खाली कराने की मांग करें। वो इस बात की मांग करें कि अंग्रेजों भारत छोड़ के चले जाओ। तो विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी रूस के क्रांतिकारियों से पहले ही संपर्क स्थापित कर चुके थे। अब जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, त्रिमूलाचार्य,
ये सब जो है वो अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे, और स्वतंत्र कराने के लिए उन्हीं तौर तरीकों का प्रयोग करना चाहते थे, इस्तेमाल करना चाहते थे जिन तौर तरीकों का प्रयोग बोल्शेविकों ने किया था रूस को जारशाही से स्वतंत्र कराने के लिए। तो भारतीय स्वतंत्रता की पैरवी के लिए मैडम कामा, AR राणा इत्यादि ने बहुत काम किया। इन्होंने स्टुटगार्ट के अंतर्राष्ट्रीय जो समाजवादी सम्मेलन हुआ था स्टुटगार्ट में, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। त्रिनोवस्की ने स्टॉकहोम में भारतीय क्रांतिकारियों को आमंत्रित किया, किंतु जर्मन फॉरेन ऑफिस ने भारतीय क्रांतिकारियों को ऐसा करने से मना किया। तृतीय अफगान युद्ध के बाद पुनः एक बार विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने संबंध रूस के नेताओं के साथ, रूस के क्रांतिकारियों के साथ बढ़ाने का प्रयास किया। 19 जुलाई 1920 को दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट कांग्रेस में MN राय, अब्दुल जगाहर, त्रिमूलाचार्य और शफीक ने हिस्सा लिया। MN राय और उनके साथियों ने 17 अक्टूबर 1920 में रूस की सहायता से रूस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, किंतु क्रांतिकारियों में कार्यक्रम संबंधी मतभेद बहुत अधिक थे, जिसके कारण वे रूस की अधिक सहायता प्राप्त नहीं कर सके, तथा इन्हीं कारणों से विदेशों में जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनकी जो शक्ति थी वो उसमें बिखराव आता गया, वो बिखरता चला गया। अब मित्रों, मजदूर वर्ग की बात करें हम थोड़ा, तो मजदूर वर्ग पर इस क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा। मजदूरों के, भारत में भी मजदूरों के बहुत सारे संगठन बन गए, जैसे 1919 में अहमदाबाद कपड़ा मजदूर यूनियन और इंडियन सीमेंस यूनियन की स्थापना की गई। इसी तरह से 1920 में बम्बई की करीब 80 मिलों के 1.5 लाख मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 1920-21 में अनेकों बार मजदूरों ने हड़ताल किया जगह जगह। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि जो थे, उनका ये कहना था कि भूमि का बंटवारा, मुनाफे का बंटवारा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यही बातें ऐसी हैं जो कि भारत में होम रूल ला सकती हैं या स्वराज ले आ सकती हैं। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन हुआ वाशिंगटन में, जिसमें श्री वाडिया और MN जोशी ने भाग लिया। 21 मार्च 1920 को मद्रास में मजदूरों का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसमें काफ़ी मजदूरों ने, बड़ी संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जो रूस की जो क्रांति थी उसके प्रभाव से भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था और भारत में जो फैक्ट्रियां थी, मिलें थीं, उनके अंदर परिवर्तन आ रहे थे। मजदूरों की सोच में परिवर्तन आ रहा था। बहुत सारे जो मजदूरों के संगठन बन गए थे, बहुत सारे जो यहाँ के नेता थे वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगे थे, भाग लेने लगे थे, और वहाँ से नई नई बातें सीख के आते थे और उनका प्रयोग अपने यहाँ करते थे। अब हम क्रांतिकारियों की बात करें, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी जो है वो हमारे भारतीय इतिहास में बहुत सम्मान के पात्र हैं। तो क्रांतिकारियों ने भी अन्य वर्गों के समान बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा ली। वे न केवल हथियारों के माध्यम से अंग्रेज़ों को भारत से निकालना चाहते थे, बल्कि वो स्वतंत्र होने के साथ साथ एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना भी करना चाहते थे। जिसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा उन्हें रूस से मिली, रूस के क्रांतिकारियों से मिली। क्रांतिकारियों का विचार था कि भारत और दूसरे देशों में पहले आतंकवाद क्रांति में बदलेगा और फिर
क्रांति स्वतंत्रता में, जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर प्रकार की स्वतंत्रता होगी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी ने इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के 1930 ईस्वी में द फिलॉसफी ऑफ बम के नाम से इन विचारों को जो है प्रकाशित किया। उन्होंने अपने पार्टी के नाम में भी सोशलिस्ट शब्द लगा लिया था। तो अनेक प्रतिबंधों के बावजूद भी रूसी साहित्य क्रांतिकारियों को उपलब्ध हो जाता था। 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में अनेकों क्रांतिकारियों को बहुत कड़ी सजा दी गई। भगत सिंह और उनके साथियों पर समाजवादी विचारधारा का काफ़ी गहरा प्रभाव था। भगत सिंह और उनके साथी पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी मजदूर क्रांति के समर्थक थे। वे रूस की क्रांति और उसके विचारों से अच्छी तरह परिचित थे तथा उन विचारों की पूर्ति हेतु वे मृत्यु पर्यंत संघर्षरत रहे। भगत सिंह के कुछ लेख वो उपलब्ध हैं जिनको पढ़ने से उनकी विचारधारा का पता हमें चलता है। अब महिलाओं की बात करें तो भारतीय महिलाओं पर भी रूसी क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। 1917 की रूसी क्रांति में रूसी महिलाओं के योगदान और त्याग ने भारतीय महिलाओं को भी प्रभावित किया और भारतीय महिलाएं और नवयुवतियां उन्होंने भूमिगत क्रांतिकारियों को सहयोग देना प्रारंभ किया। इस संबंध में आप सुहासिनी गांगुली, कल्पना दत्त, कमला चटर्जी, इंदु सुधा, शांति घोष, बिमल प्रतिमा, दुर्गा देवी बोहरा, प्रकाशवती पाल इत्यादि ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाते हुए क्रांतिकारियों की हर संभव सहायता की। महिलाओं ने मजदूर आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। सुधा राय, चांदो बीबी, मैत्रेयी बोस, अम्बुताई बाहरी, प्रभावती दास गुप्ता इत्यादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी महिलाएं थी, जैसे अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, रामेश्वरी नेहरू इत्यादि समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी। मित्रों, 1920 से 1935 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन हमारे यहाँ भारत में अपनी चरम सीमा पे था और देश में अनेक मजदूर संगठनों जैसे कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी संगठनों इत्यादि का उदय हुआ। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसने पूर्ण स्वतंत्रता का कार्यक्रम तैयार किया, जो कि साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोधी था। तो इन्होंने यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत तेज़ी से समाजवाद का प्रचार करना प्रारंभ किया और बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन फिर भी कतिपय कारणों से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो आम जनता में बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाई और न ही उसे किसानों और मजदूरों का बहुत ज़्यादा समर्थन हासिल हो पाया। कहीं कहीं जरूर उनको कुछ समर्थन मिला, बड़ी मात्रा में समर्थन मिला, ज़्यादा समर्थन मिला, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे देश में देखा जाए तो उनको जो है आम जनता और मजदूरों का बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे हमारे, उनके ऊपर जैसे मैंने पहले भी बताया कि बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव पड़ा था। गांधी जी के बारे में जैसे हमने बताया आपको कि वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए वो उनका समाजवाद अलग तरह का था। सर्वोदय की बात वो जरूर करते थे कि सबका उदय हो, और साथ ही साथ वो ये कहा करते थे कि समाज का जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है एकदम मार्जिन, तो उसका भी उत्थान होना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए, लेकिन हिंसा के माध्यम से नहीं। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बातचीत करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है आज 27 मई है, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। तो जवाहरलाल नेहरू देश के बहुत बड़े महान नेता थे और समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले नेता थे वो।
महान मानव प्रेमी थे। लेनिन को वो एक बहुत बड़ा चिंतक मानते थे, मानव प्रेमी मानते थे। गांधी जी भी लेनिन का आदर करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने 1927 ईस्वी में रूस की यात्रा की थी और रूस की क्रांति और उसके बाद जो रूस में जो आर्थिक प्रगति हुई थी उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और यद्यपि जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट नहीं थे, साम्यवादी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो समाजवादी विचार के प्रशंसक थे। समाजवादी विचारधारा जो थे वो उसको पसंद करते थे। तो 1936 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर से यूरोप की यात्रा की तथा अनेकों साम्यवादी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई। कांग्रेस समाजवादी दल के कांग्रेस के भीतर जो है एक दल बन गया था जिसे कहा जाता था कांग्रेस समाजवादी दल। तो मित्रों, कांग्रेस समाजवादी दल जो है ये वो सन 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई। तो उस समय से ही जो है कुछ ऐसे सदस्य थे उसके जो है जो कि कांग्रेस के सदस्य जो कि समाजवादी विचारधारा मानने वाले थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, M.R. मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम त्रिकमदास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय इत्यादि ऐसे लोग थे जो कि समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। बहुत सारे और लोग थे जैसे कि E.M.S. नंबूदरीपाद, V.M. टारकुंडे, रजनी मुखर्जी, M.R. शेट्टी, H.R. महाजनी, J.P. खेर, A.K. पिल्लई आदि इनकी लंबी लिस्ट है। मुख्य रूप से ये लोग क्या चाहते थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग, ये लोग चाहते थे कि ब्रिटिश समाजवाद से भारत को पूरी तरह से आज़ादी दिलाई जाए, भारतीयों को अपने भविष्य के लिए स्वतंत्र रूप से संविधान बनाने का अधिकार मिले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें समाजवादी सिद्धांतों को, सामाजिक न्याय को, इन सब को अपनाया जाए। एक शोषण मुक्त और वर्गविहीन समाज का निर्माण किया जाए। इनका ये कहना था। ये निजी संपत्ति का भी विरोध करते थे और ये कहते थे कि निजी संपत्ति का उन्मूलन हो जाए जिससे कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको पाटने में सहायता मिले। इसी तरह से समाजवादी दल के सदस्यता के लिए इन लोगों का ये कहना था कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिन लोगों ने बनाई थी, जिनका मैंने ऊपर नाम लिया अभी, तो इन लोगों का ये कहना था कि कांग्रेस का सदस्य होना भी उनके लिए अनिवार्य है। तो इस तरह से मित्रों देखा जाए तो इनके भी सिद्धांत लगभग वैसे ही थे जैसे कि रूस के बोल्शेविक क्रांति के नेताओं के सिद्धांत थे। तो लेकिन जो दक्षिणपंथी लोग थे वो बहुत ज़्यादा इन विचारों में विश्वास नहीं रखते थे। वो हमेशा से जो है गांधीवाद में विश्वास रखते थे दक्षिणपंथी लोग जो है। और अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस का जो नेतृत्व था, वो कांग्रेस का नेतृत्व भी जो है दक्षिणपंथी लोगों के ही हाथ में था। तो कांग्रेस समाजवादी दल का अस्तित्व 1934 से 1947 तक बना रहा। इस बीच में उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे जो समाजवादी विचारधारा थी इसका प्रचार वगैरह करते रहे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो चूँकि जो नेतृत्व था वो दक्षिणपंथी लोगों के हाथ में था, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी उन्होंने जागरूकता तो पैदा की ही, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो मित्रों, बहुत सारे और लोग, समय काफ़ी होता जा रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि भी जो थे वो भी इस रूस की प्रगति से प्रभावित थे। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि भी जो है रूसी क्रांति से प्रभावित थे। तो इनकी एक लंबी फहरिस्त है। भारतीय बुद्धिजीवियों और लेखकों पर भी इस क्रांति का काफ़ी प्रभाव पड़ा। जब
हमारे यहाँ मैक्सिम गोर्की वगैरह का जो है वो साहित्य आया, लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ा लोगों ने, मतलब रूस के जो साहित्यकार थे उनका साहित्य पढ़ा, तो उससे काफ़ी प्रभावित हुए। स्वयं गांधी जी जो थे वो रूस के टॉल्स्टॉय से, और उसके अलावा आंटू डेस्लास्ट जो है उनका बड़ा प्रिय ग्रंथ था। तो इन ग्रंथों से जो है वो काफ़ी प्रभावित हुए। तो रूस की क्रांति के विषय में भारत में बहुत सारे लेख पुस्तकें वाद लिखी गई, जैसे रमाशंकर अवस्थी ने रूस की राज्य क्रांति 1920 में लिखा। इसी तरह से माता सेवक पाठक का राम राज्य संबंधी सिद्धांत 1920 में ही आया। राहुल सांकेत्यायन जो कि बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने वोल्गा से गंगा तक जैसा महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। इसी तरह से अमृतपाठ डांगे, फणिभूषण घोष, सीताराम साख्ते, मौलवी बरकतुल्ला तथा मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध आदि ने इस क्रांति से प्रेरणा ग्रहण करके अच्छा साहित्य लिखा। हमारे यहाँ साहित्य में एक प्रगतिवादी आंदोलन भी चला, और इस प्रगतिवादी आंदोलन का ही प्रभाव था कि हमारे यहाँ जो छायावादी कवि थे, जैसे निराला, पंत इत्यादि, तो इन्होंने भी प्रगतिवादी कविताएं लिखी। निराला की कविता जो भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, तो ये सब कविताएं उनकी जो है बहुत मशहूर हैं। इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद ने जो है गोदान उपन्यास लिखा। उनकी जो कहानी सवा शेर गेहूँ, कफन, ईदगाह, तो ये सब जो कहानियाँ लिखी मुंशी प्रेमचंद ने, तो प्रगतिवाद से प्रभावित होकर के उसकी रात, तो इन सब कहानियों में, ठाकुर का कुआं, तो इन सब कहानियों में उन्होंने उस समाज का वर्णन किया है जो पीड़ित था, जो दलित था, जो अत्याचार का शिकार था, और उनकी पीड़ा को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दिखाया। इसी तरह से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी जो है कुछ प्रगतिवादी कविताएं लिखी थी। तो रूसी क्रांति ने भारतीय राजनीति को प्रगतिशील बनाया तथा राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक और आर्थिक विषयों पर भी विचार होने लगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो रूस की क्रांति के बाद भारत में और भारत की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन आया, और आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साम्यवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। फिर कभी मौका मिलेगा तो और बाकी पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध वगैरह के बारे में भी बातचीत करेंगे हम। तो अगर आपको आज का यह व्याख्यान पसंद आया हो, जो कि बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल तरीके से बताने का मैंने प्रयास किया आपको, जो समझ में आ जाए बोलचाल की भाषा में, तो आप अवश्य इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार, शुभ दिवस।